हेलो बच्चों, हम लोग का टॉपिक चल रहा था थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। हम लोग पढ़े थे लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड एरियल एक्सपेंशन। इस पे चर्चा किए थे और समझे थे कि थर्मल एक्सपेंशन का काउज क्या है, क्यों होता है थर्मल एक्सपेंशन। कुछ 2-3-4 क्वेश्चंस हम लोग किए थे थर्मल एक्सपेंशन पे, बिना फार्मूला का क्वेश्चंस किए थे। और लास्ट में आपके पास फार्मूला आया था, आपके पास फार्मूला ये आया था। सबसे पहला समझे थे लीनियर एक्सपेंशन, लेंथ में मतलब एक्सपेंड करेगा, लेंथ एक्सपेंड करेगा। तो उसका फार्मूला था कि चेंज इन लेंथ डिपेंड करता है, चेंज इन लेंथ डिपेंड करता है 3 चीज पे। सबसे पहला लेंथ पर, इनिशियल लेंथ पर, सेकेंड अल्फा पर और थर्ड डेल्टा टी पर। यहां से फार्मूला लिख दिए। चेंज इन लेंथ का फार्मूला, चेंज इन लेंथ का फार्मूला इनिशियल लेंथ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी, माने चेंज इन टेम्परेचर। इसके बाद चेंज इन एरिया का फार्मूला क्या होगा, एल के जगह पर ए डालेंगे, अल्फा के जगह पर बीटा डालेंगे, डेल्टा टी के जगह पर डेल्टा टी डालेंगे। ये सेकेंड फार्मूला हो गया। यहां से चाहें तो आप अल्फा का फार्मूला भी निकाल सकते हैं, यहां से चाहें तो बीटा का फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं। फिर चेंज इन वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम, बीटा के जगह पर गामा, यहाँ पर डेल्टा टी। इसी पे आज हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। इसको समझते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा में कुछ रिलेशन है, तो इस बात को सबसे पहले हम समझते हैं। इसके बाद इस 3 जो फार्मूला है इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एरिया इक्वल टू क्या होता है, एल का स्क्वायर लिख सकते हैं। एरिया इक्वल टू लिख सकते हैं एल का स्क्वायर, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी एल माने डिफ्रेंसिएशन ऑफ एरिया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एल क्या होगा, 2l होगा। तो डी ए इक्वल टू लिख सकते हैं 2l dl, 2l dl। अब देखना है इस डी ए मतलब क्या होता है। डी ए का मतलब चेंज इन एरिया, डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज। हम लोग फार्मूला पढ़े थे डेल्टा ए इक्वल टू ए विटा डेल्टा टी, ये फार्मूला था मेरा। तो डेल्टा का मतलब चेंज ही होता है ना, और डी का मतलब भी चेंज होता है। डिफरेंस ये है कि डी का मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा का मतलब थोड़ा बड़ा चेंज है। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि डी ए इक्वल टू ए बिटा डेल्टा की जगह पर डी टी। तो डी ए की जगह पर लिख देंगे ए बिटा डी टी इक्वल टू 2l। इसी प्रकार से डी एल, इसी प्रकार से डी एल इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं कि एल अल्फा डी टी, लिख देंगे डी एल की जगह पर लिख सकते हैं एल अल्फा डी टी। तो डी एल की जगह पर लिखेंगे एल अल्फा डी टी, ठीक है। डी टी से डी टी कैंसल, और यहाँ पर देखना है एरिया है और एल गुना एल, एल का स्क्वायर है तो एल इंटू एल, ये एरिया से कैंसिल होगा। तो बिट्टा इक्वल टू क्या बचा, 2 बचा और इंटू अल्फा बचा। तो याद रखना है, ठीक है ना, जो बिट्टा होता है ना, बिट्टा इक्वल टू 2 इंटू अल्फा, बिट्टा इक्वल टू 2 इंटू अल्फा। अगर आपको नहीं भी पता है प्रोसेस की हम कैसे इसको ला सकते हैं कि बिट्टा इक्वल टू 2 अल्फा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि याद रख लेना कि बिट्टा इक्वल टू 2 अल्फा होता है। क्वेश्चंस करने के लिए ये जरूरी नहीं कि कैसे कैसे हम लोग मतलब चीज को निकाल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि बिट्टा इक्वल टू 2 अल्फा होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का डबल होता है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इक्वल टू 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इक्वल टू 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं वॉल्यूम मतलब गामा और अल्फा में रिलेशन। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, एल का क्यूब लिख सकते हैं। तो फिर dv अपॉन dl इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 3l का स्क्वायर
लिख सकते हैं 3l का स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन कर दिए। तो dv इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, dv इक्वल टू लिख सकते हैं 3l का स्क्वायर dl। dv का मतलब क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, चेंज इन वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, इसके बाद गामा, इसके बाद डेल्टा टी, ठीक है। 3l का स्क्वायर, चेंज इन लेंथ का क्या फॉर्मूला था, इनिशियल लेंथ, अल्फा और डेल्टा टी, डेल्टा टी कैंसल, ठीक है ना। ये पूरा टर्म इसको देखिए, l का स्क्वायर इंटू एल मतलब l का क्यूब, और l का क्यूब से वॉल्यूम कैंसिल हो गया क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू होता है l का क्यूब। तो बचा क्या इधर, गामा इक्वल टू 3 इंटू अल्फा। तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा, गामा इक्वल टू 3 इंटू अल्फा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे हुआ, इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होता है, इसको याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखना है आपको, इसको नोट करें, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग समझते हैं वाटर के बारे में, वाटर का एक्सपेंशन समझते हैं। वाटर का जो एक्सपेंशन होता है ना, थर्मल एक्सपेंशन होता है वाटर का, वो कुछ अलग होता है, हर एक लिक्विड से अलग होता है वो। इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं वाटर का, वाटर नॉर्मल जब हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे थे तो हम लोग के दिमाग में ऐसा बैठ चुका है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वो ऑब्जेक्ट फैलना चाहता है और वो फैलता भी है, ठीक है ना, वो एक्सपेंड होता है। लेकिन वाटर में, वाटर भी फैलता है, ऐसा नहीं है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वाटर भी एक्सपेंड करता है। लेकिन आप ऐसा देखेंगे ना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वाटर फैलने की जगह सिकुड़ेगा भी, ठीक है ना, वाटर सिकुड़ेगा भी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को स्टडी करते हैं वाटर के बारे में। और सबसे पहले ग्राफ खींचते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं और उसको डिटेल में समझते हैं। ये मान लेते हैं कि वॉल्यूम है इधर, और मान लेते हैं इधर टेम्परेचर है, ठीक है। एक तरफ वॉल्यूम है, दूसरे तरफ टेम्परेचर है, एक तरफ वॉल्यूम है और दूसरे तरफ टेम्परेचर है, एक तरफ वॉल्यूम है, दूसरे तरफ टेम्परेचर है। यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे मान लेते हैं 10 तक ही बात करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, 10 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसे बना, ग्राफ कुछ ऐसे बना, ठीक है। ये ग्राफ का क्या मतलब है, ये ग्राफ का मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर 4 से ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब 4 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 7 हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि वाटर एक्सपेंड कर रहा है। तो यहाँ तक तो सही है जो आप सोचते हैं, ठीक है ना, ये तो सही है। वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को लिख भी लेते हैं कि जब टेम्परेचर, ठीक है ना, जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस हुआ, माने 4 डिग्री, लेकिन हाँ याद रखना 4 डिग्री के बाद ही का कहानी है, 4 डिग्री सेल्सियस से पहले का कहानी नहीं है। जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा था, या 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 11, 12, 13, ठीक है ना। तो 4 डिग्री से बाद का कहानी है, 4 के बाद का कहानी है। तो जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ, मतलब इंक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है ना, तो एक्सपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। यहाँ पर कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है, एक्सपेंड कर रहा है, ओके, एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड मतलब फैल रहा है। तो यहाँ पर तो ठीक लग रहा है देखने में कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और एक्सपेंड कर रहा है। यही तो पढ़ते थर्मल एक्सपेंशन में, थर्मल एक्सपेंशन में यही पढ़ते ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जो मतलब वॉल्यूम है इंक्रीज करेगा, मतलब वो फैलेगा। लेकिन फिर बच्चा को लगता है, मान लेते यहाँ पर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक का कहानी देखते हैं, ठीक है।
0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक का कहानी। अच्छा, 4 से 10 में टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। 4 से 10 हुआ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंड किया। यहाँ पर देखना है 0 से 4 मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो बच्चा को लगता है कि 0 से 4 टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर भी एक्सपेंड करेगा, पानी फैलेगा। पर पानी फैलता नहीं है, पानी सिकुड़ता है, पानी सिकुड़ता है, ठीक है ना। ये 0 डिग्री से 1 डिग्री होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, तो ये एक्सपेंड नहीं करता है, ये पानी, ठीक है ना, पानी सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये सिकुड़ता है। तो यही याद रखना है आपको, बस पानी में आपको यही याद रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद से जब स्टार्ट होगा कहानी, 4 से 5 करेंगे, 5 से 6 करेंगे, 4 डिग्री के बाद से टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एक्सपेंड करेगा। लेकिन 4 से 0, ठीक है ना, ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। 4 से मतलब टेम्परेचर घट रहा है, ऐसे देखिए 10 है, 10 के बाद टेम्परेचर 9 हुआ, 9 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 7 हुआ, तो ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर घट रहा है तो पानी सिकुड़ता है, तो ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पर फैलेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर फैलेगा तो टेम्परेचर घटने पर सिकुड़ेगा। तो टेम्परेचर जैसे से फॉल कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, पानी सिकुड़ रहा है मतलब। लेकिन जब 4 से ज़्यादा गिरेगा टेम्परेचर, 4 से 3 होगा, 2 होगा, तो फिर सिकुड़ेगा नहीं, ये फैलता है। ये क्या होता है, ये फैलता है, ठीक है ना। यहाँ 4 से 0 का कहानी और 4 से 10 का कहानी में बिल्कुल एकदम अपोजिट है। तो जैसे ही टेम्परेचर 4 से कम होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, तो ये फैलने लगता है पानी। पानी जब 4 से नीचे टेम्परेचर चल जाता है, ठंडा ज़्यादा होता है पानी, तो ये फैलना शुरू करता है। मतलब वॉल्यूम देखिए यहाँ से ग्राफ, ठीक है ना, ये ग्राफ ऐसे गया, इसका क्या मतलब है, टेम्परेचर 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इसी चीज़ को याद रखना है। यही कारण है कि ठंडा प्रदेश, मतलब जहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जहाँ का टेम्परेचर 4 से नीचे चल गया, मतलब 3 हो गया, 2 हो गया, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, वहाँ पर क्या होता है, ठंड के दिन में अक्सर जो वाटर पाइप जो होता है ना, वो फट जाता है, ठीक है ना। वाटर पाइप होता है, फट जाता है। वो क्यों फटता है, क्योंकि ठंड के दिन में 4 डिग्री से जैसे ही टेम्परेचर नीचे जाएगा पानी का, तो पानी तो फैलता है। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने पर पानी फैलता है, पानी फैल रहा है मतलब एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है ना। वो उसको ज़्यादा जगह चाहिए, तो अगर जो वाटर पाइप होता है उससे पानी जा रहा है, और फिर क्या होता है कि जैसे ही मतलब थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा गिर गया, 4 से ज़्यादा हो गया, तो वो फैलना चाहता है, तो पाइप को फाड़ के बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब कारण है। अब एक चीज़ और समझते हैं इसमें, ये चीज़ तो हो गया क्लियर। एक चीज़ और समझते हैं, पानी और तालाब का कहानी समझते हैं, मतलब सॉरी, तालाब और मछली का कहानी समझते हैं। कि मतलब मछली जो होता है ना, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे मतलब पूरे तालाब जम जाता है, तालाब एकदम बर्फ़ बन गया, फिर भी उसके अंदर मछली जिंदा रहता है, तो उसका कहानी को समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम एक तालाब, ये है तालाब, ठीक है, ये मान लेते हैं तालाब है। अब देखना तालाब में होगा क्या। मान लेते हैं कि तालाब का टेम्परेचर कुछ है, मान लेते हैं कुछ है 6 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। तालाब का टेम्परेचर कितना है, 6 डिग्री सेल्सियस। अब देखना है फिर क्या होगा। मौसम मान लेते ख़राब हो गया, ठंड ज़्यादा बढ़ गया है, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना हो चुका है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हुआ, क्या होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, ठीक है ना, 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो वाटर का जो ऊपर का लेयर है, वाटर का ये लेयर, सबसे ऊपरी लेयर, ठीक है ना, पानी का जो सबसे ऊपरी लेयर है, इसका टेम्परेचर सबसे पहले 5 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि ये ऊपर का लेयर है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर का है, ठीक है ना। ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो जैसे ही अगल बगल मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कमेगा, इस लेयर का टेम्परेचर भी कम जाएगा,
5 डिग्री हुआ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, कुछ समय बाद इस लेयर का टेम्परेचर भी देखें 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन ये पूरा पानी का टेम्परेचर भी 6 डिग्री सेल्सियस है, नीचे का पानी का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब 5 डिग्री सेल्सियस होने पर क्या होता है, टेम्परेचर घट गया। ठीक है ना, टेम्परेचर घट गया, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर घटा है, टेम्परेचर घटने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है मतलब, ठीक है ना, यहाँ देखिए वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम घट रहा है मतलब क्या होता है, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज करा मतलब वॉल्यूम घट गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, मतलब वॉल्यूम घटने से डेंसिटी बढ़ता है। ठीक है, डेंसिटी बढ़ता है। तो इस लेयर का डेंसिटी अब बढ़ चुका है, ये यहाँ पर बात है। ठीक है, इसका डेंसिटी बढ़ चुका है। अब इस लेयर का डेंसिटी बढ़ चुका है, सारे लेयर से, पानी की जितना लेयर है सारे लेयर से इसका डेंसिटी बढ़ चुका है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब इसका डेंसिटी बढ़ चुका है, इसका मतलब क्या होगा, ये तो नीचे चल जाएगा। डेंसिटी ज़्यादा हो चुका है ना इसका, ये तो नीचे गिर जाएगा, तो ये पूरा लेयर आके नीचे चल जाएगा और एक लेयर वापस यहाँ पे आ जाएगा इसके जगह पर। ठीक है, फिर जो लेयर नया लेयर यहाँ पे आया है उसका टेम्परेचर भी कमेगा, इसका टेम्परेचर भी 5 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में वो लेयर भी आया। फिर वो लेयर का टेम्परेचर जैसे ही 5 डिग्री सेल्सियस होगा उसका डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका डेंसिटी बढ़ेगा। फिर वो लेयर नीचे आएगा, फिर एक तीसरा लेयर ऊपर आएगा, फिर वो लेयर का टेम्परेचर भी घटेगा मतलब डिक्रीज होगा, फिर वो लेयर का टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, तो डेंसिटी बढ़ेगा फिर वो लेयर भी नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से सारे पानी का टेम्परेचर हो जाएगा, सारे लेयर पानी का सारे लेयर का टेम्परेचर हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से टेम्परेचर घटता है तालाब में, तालाब हो या नदी हो। ठीक है, इस प्रकार से अब पूरे तालाब का टेम्परेचर कितना हो गया, 5। अब मान लेते हैं एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को घटाते हैं। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो गया है 4 अब। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा 4, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा 4, तो सबसे पहले इस लेयर का टेम्परेचर 4 होगा, बाकी पूरा लेयर का टेम्परेचर अभी 5 ही है। फिर इसका टेम्परेचर घटेगा, जैसे ही डेंसिटी बढ़ जाएगा, इस पूरा लेयर का डेंसिटी बढ़ेगा, ये नीचे चल जाएगा। फिर दूसरा लेयर आएगा, ठीक है, इसका भी टेम्परेचर घटेगा, ठीक है ना, टेम्परेचर घटने से डेंसिटी बढ़ेगा, फिर वो लेयर भी चला जाएगा। इस प्रकार से पूरा लेयर, एक लेयर ऊपर आएगा, फिर जाएगा, आएगा, जाएगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। फिर पूरा पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो ठीक है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस हुआ, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो अब क्या होगा, 3 डिग्री सेल्सियस हुआ ना, तो फिर ये जो ऊपर का लेयर है इसका टेम्परेचर हो गया अब 3 डिग्री सेल्सियस। अब 3 डिग्री सेल्सियस हुआ और अब क्या हुआ, अब तो वाटर के बारे में पढ़े हैं, पानी के बारे में। 4 से जैसे टेम्परेचर घटता है, एक्सपेंड करता है, अब सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक्सपेंड कर गया, ये एक्सपेंड कर गया मतलब कि वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब कि डेंसिटी घट गया है, डेंसिटी घट गया है, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब डेंसिटी घट गया है। अब डेंसिटी बढ़ा नहीं, हर बार डेंसिटी बढ़ता था, डेंसिटी बढ़ेगा तब तो ही नीचे जाएगा। उल्टे डेंसिटी घट गया है, उल्टे डेंसिटी घट चुका है, मतलब ये लेयर अब यहीं पे रहेगा, ये लेयर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना, और नीचे का लेयर नीचे ही रहेगा और ऊपर का लेयर ऊपर ही रहेगा। तो अब क्या होगा ना कि एक लेयर जब ऊपर आएगा ही नहीं तो ये सब लेयर का तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इस लेयर का टेम्परेचर सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस हुआ है। ठीक है ना, ये लेयर है, इसके नीचे लेयर, इसके नीचे लेयर, इसके नीचे लेयर, पूरे तालाब का टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। पूरे तालाब का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस था। फिर इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है ना, इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जब 2 होगा तो ऊपर वाला लेयर का टेम्परेचर 2 होगा। 2 होने पर भी क्या होगा, थोड़ा और एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा, डेंसिटी थोड़ा और कम हो जाएगा। एक्सपेंड करेगा तो डेंसिटी क्या होगा, एक्सपेंड करना मतलब वॉल्यूम बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना मतलब डेंसिटी कम होगा। अब डेंसिटी जब कम ही हो रहा है तो ये नीचे तो लेयर जाएगा नहीं, ये लेयर यहीं पे है, बस यही लेयर ठंडा होगा अब, क्योंकि पूरा लेयर तो नीचे ही है, लेयर ऊपर आ नहीं पा रहा है।
फिर इसी का टेम्परेचर 1 होगा, इसी का टेम्परेचर 0 होगा, -1 होगा, ये जम जाएगा ये लेयर। जो भी होना है, अगर और भी अगर डिक्रीज होना है टेम्परेचर तो यही लेयर होगा, बस एक लेयर, ठीक है ना। इस लेयर का टेम्परेचर घटेगा और बाकी पूरा नीचे तालाब का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो आराम से मछली इसके अंदर आराम से मछली रह सकता है जिंदा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, पानी ऐसा नहीं होता कि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर एक्सपेंड करे तो मछली नहीं रह पाता तालाब में, मछली मर जाता, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस, वो जो फार्मूला लिखाए थे, और रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा पर भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इसको नोट करें और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़कर करने का कोशिश करें, सॉल्व करने का कोशिश करें, फिर लास्ट में देखना है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चंस को नोट करें, क्वेश्चंस को पढ़ें एक बार। क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रड आर अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। लिख लेते हैं। कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ ब्रास क्या है, अल्फ़ा 1, एंड, ठीक है ना, स्टील का क्या है, अल्फ़ा 2। जो दिया हुआ है सबसे पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। जो दिया हुआ है सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ था ब्रास का और स्टील का, लिख लिया, ठीक है। इसके बाद लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील आर L1 एंड L2, ठीक है। लेंथ दिया हुआ है किसका, ब्रास का L1, लेंथ दिया हुआ है स्टील का कितना, L2, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, सही लिख रहे हैं बिल्कुल, ओके। इफ, यहां पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ L2 माइनस L1 इज मेंटेन सेम, ठीक है ना। इफ L2 माइनस L1 इज मेंटेन सेम एट ऑल टेम्परेचर, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन होल्ड गुड। देखना, इस लाइन को समझना, बस एक छोटा सा पॉइंट को समझना है, इस लाइन को समझना है, ठीक है ना। यहाँ से जो लाइन स्टार्ट हो रहा है, और एक क्वेश्चन और पूछा है 2019 में, इसको भी करवाएंगे हम, ठीक है ना। लेकिन इसको समझना जरूरी है। कह रहा है कि L2 माइनस L1 इज मेंटेन सेम एट ऑल टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं कि हम बात कर रहे थे ब्रास एंड एक तरफ था स्टील, ठीक है। ब्रास का लेंथ क्या था, L1 था, स्टील का लेंथ कितना क्या था, L2 था। और ये क्या कह रहा है कि टेम्परेचर को कितना भी बढ़ा दें हम, टेम्परेचर को कितना भी बढ़ा दें, 10 कर दें, 20 कर दें, 30 कर दें, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका लेंथ तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, इसका लेंथ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन इसका लेंथ जितना बढ़ेगा उतना ही इसका लेंथ बढ़ेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, इसका लेंथ जितना बढ़ेगा उतना ही इसका लेंथ बढ़ेगा, तभी तो हम कह पाएंगे कि L2 माइनस L1 L2 माइनस L1 इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये कब हो पाएगा? जैसे मान लेते हैं कि इसका लेंथ है 20, ओके, इसका लेंथ है 30, ठीक है, इसका लेंथ है 20, इसका लेंथ है 30। फिर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, इसका लेंथ टेम्परेचर दोनों के लिए सेम बढ़ा, इसके लिए जितना टेम्परेचर बढ़ा इसके लिए भी उतना टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने पर इसका लेंथ 20 था, इसका लेंथ हो गया 30, तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए? इसका लेंथ 40 होना चाहिए, 30 था तो 40 होगा, तब ना दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा। पहले डिफरेंस कितना था, 30 था इसका लेंथ 20 था, तो 30 माइनस 20 10 हुआ डिफरेंस, और अब इसका लेंथ 30 हुआ तो इसका लेंथ 40 होगा, तब 40 माइनस 30, ठीक है ना, 40 माइनस 30 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया रहे कि L2 माइनस L1 मेंटेन सेम एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है ना, L2 माइनस L1 सेम रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी टेम्परेचर के लिए, तो समझ जाना है
कि इसमें जितना चेंज हुआ है उसमें उतना ही चेंज होगा। अगर आपको लॉजिक से नहीं समझ में आता है तो आप इस चीज़ को रट सकते हैं, ठीक है ना। जब भी ऐसा रहे तो आपको समझना है कि इसमें जितना चेंज हुआ, इसमें चेंज मतलब डेल्टा L1, इसमें चेंज डेल्टा L2, ये क्या होगा, बराबर होना चाहिए, ये हमेशा बराबर होना चाहिए। ऐसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाते हैं, 100% आपको समझ में आ जाएगा, 100%। जैसे मान लेते हैं ना कि एक एग्जांपल से लेते हैं, ऐसे ही एक लड़का है मोनू, एक लड़का है सोनू। मान लेते हैं कि सोनू जो है ना 100 रुपया ज़्यादा अमीर है मोनू से। सोनू जो है 100 रुपया ज़्यादा अमीर है मोनू से। इसका मतलब कि ऐसा बोलते हैं कि मोनू के पास है 400 रुपया और सोनू के पास है 500 रुपया, हो गया 100 रुपया ज़्यादा अमीर, ठीक है। मोनू के पास है 400 रुपया, ठीक है, और सोनू के पास है 500 रुपया। तो मोनू कितना अमीर हुआ सोनू से, 100 रुपया ज़्यादा पैसा है, सोनू 100 रुपया ज़्यादा अमीर है मोनू से। अब क्या है ना, अब हम कह रहे हैं कि सोनू हमेशा 100 रुपया अमीर रहेगा, ठीक है ना, सोनू हमेशा 100 रुपया अमीर ही रहेगा मोनू से। इसका क्या मतलब है, ये भी पैसा कमाएगा, इसके पास ही पैसा बढ़ेगा, सोनू भी पैसा कमाएगा, इसके पास ही पैसा बढ़ेगा, लेकिन जिंदगी भर तक सोनू के पास ज़्यादा पैसा रहेगा 100 रुपया मोनू से। सोनू के पास हमेशा 100 रुपया ज़्यादा रहेगा मोनू से। और ये भी नहीं कह रहा, ये नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि इसके सोनू के पास 150 रुपया ज़्यादा हो जाए मोनू से, ऐसा भी नहीं, 99 रुपया हो जाए या 101 रुपया हो जाए, ऐसा भी नहीं होना है। सोनू के पास मोनू से 100 रुपया ज़्यादा भी है और हमेशा 100 रुपया ही ज़्यादा होगा। ये कितना भी पैसा कमा ले, ये कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन 100 रुपया का डिफरेंस रहेगा। ये कितना भी अमीर होना चाहे लेकिन सोनू से अमीर नहीं हो पाएगा। सोनू से जितना गरीब है, 100 रुपया गरीब है तो 100 रुपया गरीब रहेगा। इसका क्या मतलब है, आप सोचिए, आप खुद दिमाग लगाइए। अगर हम कह रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सोनू हमेशा अमीर है और हमेशा अमीर रहेगा मोनू से 100 रुपया का, इसका मतलब है कि अगर मोनू जितना पैसा कमाएगा, ठीक है ना, उतना पैसा ये भी कमा लेगा। जैसे मान लेते हैं कि मोनू कमा लिया 200, मोनू कमा लिया 200, तो सोनू भी 200 कमाया, तब ना 4 2 600 और इसके पास हो गया 700। अभी भी देखिए 600 इसके पास है तो उसके पास 700 है, 100 रुपया ज़्यादा अमीर है। अगर ये कमाया 400 तो इसको भी 400 कमाना होगा, ये 400 कमाया तो ये भी 400 कमाया, तभी ये कांस्टेंट रह पाएगा। जो 100 रुपया का अमीर है ये सोनू, ये बनाए रखना है अगर सोनू को, तो सोनू को ये बात करना पड़ेगा कि मोनू जितना कमाया है सोनू को भी उतना कमाना पड़ेगा। तो जितना चेंज मोनू के पैसा में आएगा उतना चेंज सोनू के पैसा में आया। मोनू के पैसा में अगर 200 का चेंज आया तो सोनू के पैसा में भी 200 का चेंज आया, तभी ये मेंटेन रह पाएगा कि सोनू और मोनू का जो पैसा का डिफरेंस करेंगे तो हमेशा 100 रुपया ही आएगा, ठीक है ना। 500 में से 400 गया तो 100, 700 में से 600 गया तो 100, हमेशा ये मतलब रहेगा। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, इस एग्जाम्पल से आप मतलब क्लियर आपको समझ में आएगा। तो अगर हम कहते हैं कि इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है और L2 माइनस L1 हमेशा सेम रहेगा हर टेम्परेचर के लिए, मतलब L2 में जितना चेंज आएगा उतना L1 में चेंज आएगा, मतलब डेल्टा L1 इक्वल होगा डेल्टा L2 के। ये अगर आप समझ गए तो सारा मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम हटा रहे हैं इस एग्जाम्पल को और लिखते हैं कि डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2, ठीक है। डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2। डेल्टा L1 क्या फार्मूला है, फार्मूला है कि इनिशियल लेंथ है L1, फिर एक सेकंड, हाँ ठीक है, अल्फा 1, ब्रास का बात हो रहा था, ब्रास का अल्फा 1, और यहाँ पर डेल्टा T, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेल्टा L2 तो होगा L2 अल्फा 2 और डेल्टा T, ये फार्मूला है जनरल। चेंज इन लेंथ का फार्मूला है इनिशियल लेंथ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर खत्म क्योंकि दोनों के लिए सेम था। तो L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2, यही रिलेशन है L1, ये चौथा नंबर L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2, ठीक है ना। तो नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन है 2019 का, उसको भी करते हैं। सबसे पहले इसको आप नोट कर लें। देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप खुद बनाइए इस क्वेश्चन को, एक बार प्रयास करें क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हो जाएगा। अगर 2016 वाला क्वेश्चन आप देखें तो बिल्कुल इजी है।
ओके, एक कॉपर रड ऑफ 88 सेंटीमीटर, एक कॉपर रड है जिसका लेंथ है 88 सेंटीमीटर, एंड एन एल्युमिनियम रड ऑफ अननोन लेंथ। सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं एक तरफ कॉपर, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले जो मिल रहा है क्वेश्चन में उसको लिखना है। कॉपर का लेंथ दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। एल्युमिनियम का लेंथ मान लेते हैं, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एल' मान लेते हैं, ठीक है ना, या कुछ मान लेते हैं, चलिए ठीक है, इसका लेंथ है, इसको आर मान लेते हैं, ठीक है, इसका लेंथ को आर मान लेते हैं। इसको फाइंड करना होगा। एल्युमिनियम रड ऑफ अननोन लेंथ हैव देयर डिफरेंस इन लेंथ, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, इसको नोट करें, इस चीज़ को ध्यान से समझें। देयर डिफरेंस इन लेंथ, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, और द लेंथ ऑफ एल्युमिनियम रड इज, फिर से क्वेश्चन पढ़ें। एक कॉपर रड जिसका लेंथ है 88 सेंटीमीटर, एल्युमिनियम रड जिसका लेंथ नहीं पता है, हैव देयर डिफरेंस इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और जिसका डिफरेंस इन लेंथ को फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर बढ़ने से, तो यही बात हो गया। जिसका डिफरेंस इन लेंथ, अगर मान लेते हैं, ऐसे सोचिए, इसका लेंथ अगर L1 है, इसका लेंथ अगर L2 है, ठीक है ना, तो L1 माइनस L2 क्या है, कांस्टेंट है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। टेम्परेचर चाहे कितना भी बढ़ा लें, टेम्परेचर कितना भी चेंज कर लें, यही तो है क्वेश्चन में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, देयर डिफरेंस इन लेंथ मतलब L1 माइनस L2, देयर डिफरेंस इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें कोई दिक्कत नहीं, L1 माइनस L2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ऐसा का मतलब हम बता चुके हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डेल्टा L1, ये ऐसा कब होगा, जब L1 में जो चेंज है और L2 में चेंज है बराबर होगा, तो L1 में चेंज डेल्टा L1, L2 में चेंज डेल्टा L2, ये बराबर होगा, ठीक है। तो बहुत इजी है फिर क्वेश्चंस, और क्या, डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2, और आप पहले भी आप समझ सकते थे, वो भी याद होगा, अल्फा 1 L1 इक्वल टू, ठीक है ना, अल्फा 2 L2, या नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिएगा, डेल्टा L1 तो लिखेंगे L1, ठीक है, अल्फा 1 डेल्टा T, यहाँ पर क्या लिखेंगे L2 अल्फा 2 डेल्टा T, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। L1 कौन है, 88, अल्फा 1 मतलब कॉपर का अल्फा यहाँ पे लिख देंगे 1.7 गुना 10 पे पावर -5, ठीक है, और नीचे कर देंगे, देखिए ना, हमको चाहिए L2, तो अल्फा 2 को नीचे करेंगे ना, ये L2 हो जाएगा, अल्फा 2 को नीचे ला देंगे, तो अल्फा 2 यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब अल्फा एल्युमिनियम का 2.2 और गुना 10 पे पावर -5, ये ख़त्म, ठीक है, ये ख़त्म, ये 4 बार में ख़त्म, 17 चौ कितना होगा, ठीक है ना, 68 हो जाएगा, L2 इक्वल टू 68 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 4 नंबर सही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको करना है सॉल्व, ठीक है, इसको नोट कर लें। इस क्वेश्चन को देखते हैं, और सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करें आप। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2020 का है। क्वेश्चन है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल वायर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले लिखना होता है क्वेश्चन में, जो भी दिया हुआ है उसको लिखिए। चेंज इन टेम्परेचर पता चल गया है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, ओके। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल वायर इज इंक्रीज, 0 से इंक्रीज किया गया 10, चेंज इन टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाई 0.02%, लेंथ इंक्रीजेज, ठीक है ना। ये क्या होता है, लेंथ इंक्रीज बाई 0.02%, मतलब ये दिया हुआ है कि डेल्टा L बटा L गुना 100 दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ दिया हुआ है, ठीक है ना। डेल्टा L बटा L गुना 100 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0.02, तो डेल्टा L अपॉन L इक्वल टू क्या होगा, 0.02, और बटा 100 को इधर कर देंगे, ये दिया हुआ है, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब क्या करना है, आगे क्वेश्चन पढ़ना है। परसेंटेज चेंज इन इट्स मास डेंसिटी, देखिए जब भी मास डेंसिटी रहे ना तो नॉर्मल डेंसिटी ही होता है,
मास बटा वॉल्यूम वाला। मास डेंसिटी का मतलब नॉर्मल डेंसिटी, ठीक है ना। अगर मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी एक ही चीज़ है, ठीक है ना। ऐसे चार्ज डेंसिटी भी होता है, ठीक है ना, तो वो लिखा रहेगा वहाँ पे। मास डेंसिटी मतलब कि नॉर्मल डेंसिटी। तो मास डेंसिटी में परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन इट्स मास डेंसिटी। देखो होगा क्या, डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है? डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो चेंज होगा नहीं। जब हीट करेंगे चेंज इन टेम्परेचर होगा तो लेंथ में चेंज होगा, लेंथ में चेंज होगा तो वॉल्यूम में चेंज होगा, और वॉल्यूम में चेंज होने से डेंसिटी में चेंज होगा। मास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मास कांस्टेंट रहेगा। तो मास तो चेंज होगा नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज इन डेंसिटी डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में जितना चेंज आएगा उतना ही डेंसिटी चेंज होगा। तो सीधा सीधे ये आपको निकालना है कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, ठीक है ना। वॉल्यूम में चेंज निकाल दीजिए, डेंसिटी में चेंज निकल जाएगा। अब कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। कैसे अल्फा निकालेंगे, यहाँ देखना है, अल्फा निकालेंगे। डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, एल अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा एल अपॉन एल और डेल्टा टी इक्वल टू ये अल्फा। डेल्टा एल अपॉन एल तो दिया हुआ है, डेल्टा एल अपॉन एल दिया हुआ है 0.02/100, ठीक है। ये ऐसे हटा देंगे तो ये और 100 आ जाएगा, और डेल्टा टी का मान भी दिया हुआ है 10। ये हो गया अल्फ़ा, मतलब 2 गुना 10 पे पावर कितना, -5, ये हो गया अल्फ़ा। ओके, अब अगर अल्फ़ा पता है, ठीक है ना, तो अब हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए डेल्टा वी अपॉन वी चाहिए। हम देखिए क्या करेंगे। डेल्टा वी का फार्मूला तो जानते हैं, वी और बीटा सॉरी गामा, और यहाँ पर होगा डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू क्या होगा, गामा डेल्टा टी, और गामा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा लिख सकते हैं। रिलेशन पता है, गामा इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी। अब देखिए हो गया क्वेश्चन, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, क्योंकि अल्फा का मान पता ही है, डेल्टा टी का मान पता ही है, ठीक है। डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू 3 इंटू अल्फा का मान क्या है, ये है, ठीक है ना। अल्फा का मान ये है, 3 दूनी 6 ही लिख देंगे डायरेक्ट इसको, ठीक है ना। 6 गुना 10 पे पावर -5 और गुना डेल्टा टी का मान कितना था, 10 था, ठीक है ना। तो पूरा मिला जुला कर ये हो गया कि डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू 6 गुना 10 पे पावर -4 ये। लेकिन परसेंटेज चेंज पूछ रहा है ना, परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी पूछ रहा है, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। परसेंटेज चेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, बस मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, बस मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। डेल्टा वी अपॉन वी गुना 100 इक्वल टू 6 गुना 10 पे पावर -4 गुना 100, तो क्या हो जाएगा 6/100, मतलब 0.06, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोट करें इसको, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करें, एक बार क्वेश्चंस को नोट करके क्वेश्चंस को पढ़ें सबसे पहले, अगर बनता है तो ठीक है, उसके बाद ट्राई करना है। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप ट्राई करते हैं, क्वेश्चंस बने या ना बने, काफ़ी कुछ सीख जाइएगा। अगर नहीं बना तो ये भी सीखिएगा क्यों नहीं बन रहा है क्वेश्चन। 2 डिफरेंट वायर्स, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। 2 डिफरेंट वायर्स, 2 अलग अलग वायर है, हैविंग लेंथ 11 एंड L2। एक का लेंथ 11 है, ठीक है ना, एक का लेंथ है 11, ओके। दूसरा का लेंथ है L2, इसका लेंथ मान लेते 11 है, इसका लेंथ मान लेते L2 है। 2 अलग अलग वायर है, 2 डिफरेंट वायर है, एक का लेंथ 11 है, दूसरा का लेंथ L2 है। 2 डिफरेंट वायर्स हैविंग लेंथ 11 एंड L2 एंड रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड लीनियर एक्सपेंशन α1 एंड α2। इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1, इसका है α2, ओके। आर ज्वाइंट इंड टू इंड, इंड टू इंड ज्वाइन कर ही दिए हैं।
आर ज्वाइंट इंड टू इंड, ठीक है। देन द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, देन द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज, इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछ रहा है, मतलब अल्फा इफेक्टिव पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? अल्फा इफेक्टिव पूछ रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि अल्फा इफेक्टिव क्या होगा। देखिए सीधा सा जब भी ऐसा क्वेश्चंस रहे ना कि इसका अल्फा 1 दिया हुआ है, इसका अल्फा 2 दिया हुआ है और अल्फा इफेक्टिव पूछ रहा है, तो इसका क्या मतलब है पहले ये समझिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि हम सिंगल रड ले लेते हैं, ठीक है। सिंगल रड ले लिए, इसका लेंथ हो जाएगा L1 + L2। देखिए इसका मतलब ये है ना कि इसमें अगर मान लेते हैं इस रड के लिए चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है, इस रड में चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है, तो इस पूरे रड में, ठीक है ना, ये पूरा एक रड मानेंगे, ये दोनों को अब दो, ये अलग अलग रड था लेकिन हम ऐसा मानेंगे एकदम कनेक्ट हो गया है और एक सिंगल रड है, इसका भी चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है, इसका भी चेंज इन टेम्परेचर कितना है? डेल्टा टी। फिर से सुने मेरा बात को, इस रड के लिए चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, इस रड के लिए चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, और ये दोनों को क्या किए हम, मान लिए कि अब एक ही रड है, इसको मतलब इस प्रकार से जोड़ दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं कि ये दोनों को एक सिंगल रड की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। हम बोलेंगे कि दोनों मिलाकर एक नया रड बन गया। इसका चेंज इन टेम्परेचर भी अगर डेल्टा टी है तो इसमें जितना, इसका लेंथ जितना बढ़ेगा, इसका लेंथ जितना बढ़ेगा, ठीक है ना, इसका लेंथ उतना ही बढ़ना चाहिए। नहीं समझे? देखिए फिर से समझें, इसका जितना चेंज इन लेंथ होगा, इसका जितना चेंज इन लेंथ होगा ये दोनों के बराबर, मतलब इसका जितना चेंज इन लेंथ होगा, इसका मान लेते हैं चेंज इन लेंथ है डेल्टा L1, इसका चेंज इन लेंथ है मान लेते हैं डेल्टा L2, ठीक है। तो इसका चेंज इन लेंथ ये दोनों के बराबर होगा, इसका चेंज इन लेंथ, इसका चेंज इन लेंथ जो है ये दोनों के बराबर होगा, ठीक है। इस बात को समझना है। तो अगर इसका चेंज इन लेंथ, ठीक है ना, इसका चेंज इन लेंथ डेल्टा L1, इसका चेंज इन लेंथ डेल्टा L2, ठीक है ना, बराबर होगा इसका चेंज इन लेंथ में, इसका चेंज इन लेंथ का मतलब आप लिख सकते हैं डेल्टा L1 + L2। ये कॉन्सेप्ट है, आप एक बार फिर से समझ ले, ठीक है ना। आप वीडियो को रोक कर भी आप सोच सकते हैं इस चीज़ को। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना कि एक रड है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पता है अल्फा 1, एक और रड है उसका भी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पता है अल्फा 2, तो ये दोनों से एक नया रड बना, ठीक है ना। तो इसका लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ, ये इसका लेंथ है। तो अगर पूछेगा कि इसका अल्फा बताइए, ठीक है ना, इसका अल्फा बताइए, अल्फा इफेक्टिव बताइए, तो इसका मतलब ये है, अल्फा इफेक्टिव बताना है तो इसका मतलब ये है कि चेंज इन टेम्परेचर अगर सेम है, इसका चेंज इन टेम्परेचर अगर सेम है तो लेंथ में जो इंक्रीज होगा, लेंथ में जो इंक्रीज होगा, इसमें जितना इंक्रीज होगा ना, ठीक है ना, इसमें जितना इंक्रीज होगा वो उतना ही होगा जितना इंक्रीज इसमें और प्लस इसमें होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि अल्फा इफेक्टिव पूछता है, इसका मतलब ये समझना है ना कि ये दोनों को मिलाकर एक सिंगल रड बनाना चाहता है, वो एक सिंगल रड की तरह ट्रीट करना चाहता है और सिंगल रड की तरह ट्रीट करेगा। इसका क्या मतलब है? ये एक अलग रड था, ये एक अलग रड है, अब ये प्लस ये मिलकर एक रड है, ठीक है ना। तो ये रड मतलब ये दोनों से मिलकर ही बना है ना, ये रड इस दोनों से मिलकर बना है, तो इसका अल्फा क्या होना चाहिए? इसका अल्फा क्या होना चाहिए ताकि इसका जितना लेंथ इंक्रीज करेगा, इतना इसका जितना लेंथ इंक्रीज करेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे ना, उतना ही इसका भी लेंथ इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं और बाकी इसको आप लिखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डेल्टा L1 क्या लिख देंगे? L1, ठीक है, अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस डेल्टा L2 तो हो जाएगा L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है। और इसको लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? L1 + L2, L1 + L2, ठीक है, L1 + L2
और डेल्टा टी, ठीक है, और अल्फ़ा इक्विवेलेंट, यही तो बताना है। डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी ख़त्म, तो अल्फ़ा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 अपॉन L1 प्लस L2, ठीक है ना, ये हो गया अल्फ़ा इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना था। ये लिखने के बाद तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, और ये भी समझना बहुत इजी है, ये भी समझना बहुत इजी है। सिंपल आप दिमाग में सेट करिए, ठीक है ना, एक बार फिर से मेरी बात को सुनिए, दिमाग में सेट करिए। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि एक रड जिसका कुछ दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एक दूसरा रड उसका भी दिया हुआ है, और ये दोनों को जोड़कर एक नया रड बन रहा है, उसका बताना है अल्फ़ा, ठीक है ना, अल्फ़ा इफेक्टिव बताना है, तो सीधा यही दिमाग में बैठा लेना है कि इसका लेंथ में जितना चेंज होगा, मतलब टेम्परेचर चेंज होने के बाद, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर में चेंज, इसका टेम्परेचर में चेंज, ठीक है ना, और इसका टेम्परेचर में चेंज सेम होगा, ठीक है ना, तो इसका लेंथ में जो चेंज होगा, इसका लेंथ में जो चेंज होगा, और इसका लेंथ में जो चेंज होगा, ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, इसका लेंथ में चेंज प्लस इसका लेंथ में चेंज इक्वल होगा इसका लेंथ में चेंज। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको नोट करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्राई करें इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन 2021 का। क्वेश्चंस बन जाना चाहिए अगर आप मन से ट्राई करते हैं तो। 4 क्वेश्चंस आप कर भी चुके हैं पहले। ईच साइड ऑफ ए बॉक्स, देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। ईच साइड ऑफ अ बॉक्स मेड ऑफ मेटल सीट इन क्यूबिक शेप इज ए, एक क्यूब है, ठीक है ना, क्यूब है जिसका साइड ए है, ठीक है, क्यूब है जिसका साइड ए है। ईच साइड ऑफ ए बॉक्स मेड ऑफ मेटल सीट इन क्यूबिक शेप इज ए एट रूम टेम्परेचर टी, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर टी, रूम का टेम्परेचर टी है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल सीट इज अल्फा, अल्फा दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। द मेटल सीट इज हीटेड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली हीट किया गया है इसको बाई अ स्मॉल टेम्परेचर डेल्टा टी, बाई अ स्मॉल टेम्परेचर डेल्टा टी, सो डैट इट्स नाउ टेम्परेचर इज टी प्लस डेल्टा टी। पहले टेम्परेचर टी था और फिर अब टेम्परेचर हो गया टी प्लस डेल्टा टी, तो सीधा बात है चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी हो जाएगा। सो डैट, तो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉक्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉक्स, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉक्स। देखिए इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज का क्या मतलब होता है, चेंज, चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वी और गामा डेल्टा टी, ठीक है। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं कि ए का क्यूब, लिख देंगे ए का क्यूब। गामा को क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा, क्योंकि गामा तो दिया हुआ है नहीं, अल्फा दिया हुआ है, तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा, और ये तो पता ही है क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा टी, हो गया। और क्या, बहुत इजी क्वेश्चन था, यही आंसर होगा, ठीक है, 3 ए का क्यूब अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका क्वेश्चन था जेईई मेन 2021 का। तो क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, थोड़ा सा आपको कुछ दिमाग लगाना होता है, समझना होता है, क्वेश्चंस पढ़ना होता है मन मार कर। बहुत सारा बच्चा क्या होता है क्वेश्चंस पढ़ता ही नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चंस का साइज देखकर, बड़ा देखकर डर जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में थर्मल एक्सपेंशन कुछ थोड़ा सा बच गया है, बाई मेटालिक स्ट्रिप पढ़ेंगे, और सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल कल पढ़ेंगे, कल डिटेल में चर्चा करेंगे हम। तो कल ख़त्म हो जाएगा थर्मल एक्सपेंशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।